फाइन स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेक्चर नंबर 36, इंडियन नेशनल मूवमेंट, एनसीएम एंड खिलाफत इशू। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले बहुत कुछ देख चुके हैं हम लोग, जलियांवाला मासाकार भी देख चुके हैं, कितना बड़ा ट्रेजेडी हुआ जलियांवाला मासाकार का, है ना। बैसाखी के दिन जो लोग असम्बल हुए थे, याद होना चाहिए सभी स्टूडेंट को, डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, है ना, उनको अरेस्ट कर लिया गया था रौलत एक्ट के द्वारा। वही रौलत एक्ट, नो वकील नो दलिल। तो बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था, मगर जनरल डायर ने जो हुक्म दिया वहाँ पे कि चला दो गोली, जिसकी वजह से कितना बड़ा बात हो गया। और जो रौलट सत्याग्रह गांधी जी किए थे, गांधी जी ने उस चीज़ को विड्रॉ कर दिया और गांधी जी ने कहा कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, हिमालयन ब्लंडर है ये, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया हमसे। और उसके बाद उस सत्याग्रह को रोक दिया गया, समझे। अब एक नया मूवमेंट आने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें दिखेगा गांधी जी कौन है। हालांकि गांधी जी चंपारण में भी दिख गए हैं। मैं ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट होने जा रहा है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे लॉर्ड विस्कॉन्ट चेम्सफोर्ड, याद आया ना, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो ये कौन होंगे? मोंटागू मतलब एसओएस, चेम्सफोर्ड का मतलब क्या है? वॉइस रॉय। वॉइस रॉय का टेन्योर देखो 1916 से लेकर 1921 तक, और इसमें बहुत कुछ हुआ है स्टूडेंट। अच्छा, एनी बेसन और तिलक ने होम रूल मूवमेंट बनाया ना, वी हैव सीन। लखनऊ पैक्ट हुआ जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स मिले। 1917 में मोंटागू डिक्लेरेशन हुआ, वही अगस्त डिक्लेरेशन। क्या बोला गया है कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम बनाएंगे, बट टाइम नहीं दिया। डायर की लेके आया तो लोग और हताश भी हो गए। रौलत कमेटी भी देखे, रौलत कमेटी बना था, है ना। अब क्योंकि उस समय जिस हिसाब से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रहा था भारत में, तो रौलत कमेटी इसलिए बनाया गया था ताकि देखने के लिए कि क्या कहीं लिंक है क्या जर्मन के साथ, क्या कोई लिंक है रसिया के साथ। तो कमेटी ने क्या पाया? कमेटी ने पाया कि देखो रसिया के साथ तो कोई लिंक नहीं है इंडियन रेवोल्यूशनरी वाले लोग का, बट जर्मन लोग के साथ है ये। और उसी के आधार पे रौलत एक्ट पास हुआ, जो कि ब्लैक एक्ट है अपने आप में, कि किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ट्रायल नहीं होने जा रहा है। समझ गए ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। रौलत एक्ट, जलियांवाला मासाकार, सब जानते हैं हम लोग। तो इस क्लास में पढ़ने क्या जा रहे हैं? इस क्लास में 1920 में जो खिलाफत मूवमेंट हुआ, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, उस पर फोकस करेंगे। तो ये देखो, ये सभी जितने भी इवेंट का जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ये सब इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उस समय चेम्सफोर्ड वॉइसरॉय थे भारत के, समझ गए? तो देखो यहाँ पे समझो बात को, 1919 और 1922 के बीच में क्या हुआ है। इस समय देखो ब्रिटिश को सामना करना पड़ा दो बड़े बड़े मासेस से, दो बड़े बड़े संघर्ष से। मास मूवमेंट हो गया थी, एक खिलाफत मूवमेंट और एक तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दोनों मूवमेंट एक साथ आया है थैंक्स टू गांधी जी। गांधी जी ने क्या किया? दोनों मूवमेंट को मर्ज करके कैरी किए होंगे। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट तो ऑल टुगेदर उसका रीजन दूसरा है, एनसीएम का भी दूसरा रीजन। एनसीएम क्यों किया गया? वही रौलत एक्ट। अब बताओ, जलियांवाला मासाकार हुआ, कमिटी बना, और फिर भी जानते हो कि जिस हिसाब से पनिशमेंट होना चाहिए था ब्रिगेडियर डायर को, नहीं हुआ। तो ये पंजाब रॉन्ग्स है कि नहीं है? वही पंजाब गलत जो हुआ था उस पर कोई काम नहीं किया ब्रिटिश ने, इसलिए भी हुआ है। और दूसरी बात है कि रौलत एक्ट को अपोज किया जाएगा, जलियांवाला मासाकार को भी अपोज किया जाएगा, इसलिए एनसीएम लॉन्च किया जाएगा। मगर खिलाफत मूवमेंट देखो, खिलाफत मूवमेंट दूसरा रीजन है। खिलाफत मूवमेंट क्या है? वही टर्की वाला, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में जानते हो, देखो बच्चे लोग, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड बोल रहे, सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 हुआ। हम जानते हैं कि उस समय जो टर्की था वो दूसरे पावर में था, यानी कि ब्रिटेन के अगेंस्ट था टर्की, और टर्की हार गया बैटल। दो ब्लॉक के बीच में हो रहा है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो टर्की हार गया। जब टर्की हारा तो टर्की का बहुत ही बुरा ट्रीटी इम्पोज किया गया टर्की के ऊपर, इसलिए जितने मुस्लिम हैं वर्ल्ड के मुस्लिम खुश नहीं थे ब्रिटिश से, तो इसलिए ये मूवमेंट हुआ था, समझे? तो देखो वहाँ पे दोनों मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है, इमर्ज हुआ है, सेपरेट रीजन से हुआ है। हाँ, बट कॉमन क्या चीज़ है? तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वार है। आखिर यही फर्स्ट वर्ल्ड वार के वजह से रौलत कमेटी बना, एक्ट बना, और कहीं ना कहीं हम लोग कॉपरेट किए, हमको क्या मिला? जलियांवाला मासाकार। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ का रूट कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार से है, बट सेपरेट एक्ट, दोनों का सेपरेट रीजन है। फर्स्ट वर्ल्ड वार तो चलो ठीक है, कॉमन बैकग्राउंड है, मगर खिलाफत मूवमेंट हुआ, वो खिलाफत इशू के वजह से हुआ। और नॉन कॉपरेशन किस लिए हुआ है? रौलत एक्ट और तुम्हारा जलियांवाला मासाकार के वजह से।
हाँ, तो क्या होगा, तरीका क्या होगा बच्चा लोग, वही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका कह सकते हो, नॉन वायलेंट एंड नॉन कॉपरेशन। कॉपरेटिव नहीं करना है ब्रिटिश को, और तरीका क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंट, मार धाड़ वाला तरीका नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंट का तरीका होना चाहिए। अब यहाँ खिलाफत इशू देखो, ये इंपॉर्टेंट है। खिलाफत इशू इंडियन पॉलिटिक्स से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है विद्यार्थी लोग, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड तैयार किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। क्यों, मुस्लिम भी परेशान है ब्रिटिश से और हिंदू तो परेशान है ही, मगर मुस्लिम जो परेशान था इंडियन पॉलिटिक्स से नहीं था, मुस्लिम जो परेशान था वो इंटरनेशनल अफेयर्स के वजह से परेशान था, इंटरनेशनल रीजन के वजह से परेशान था। जैसे एग्जाम्पल देखो, पहले खिलाफत इशू देख रहे हैं विद्यार्थी लोग हम लोग, देखो मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो मुस्लिम, अब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया ये एलाइड पावर है, बात समझे बच्चे लोग, ये एलाइड पावर है। इसने क्या किया, दूसरे पावर को जीत लिया, यानी कि ये जो तुम्हारा जो सेंट्रल पावर, देखो एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में फाइट हुआ था। एलाइड पावर में कौन कौन लोग थे, ब्रिटेन थे, फ्रांस थे और रसा थे, समझ गए। बाद में यूएसए का एंट्री हुआ है, तुम्हारा एलाइड पावर है, बाद में यूएसए आया था। और जो सेंट्रल पावर है उसमें क्या है, टर्की है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, बात समझे। मैं वो हार गया, यानी कि सेंट्रल पावर हार गया, यानी कि टर्की हार गया। इसका मतलब टर्की जब हारा तो टर्की के ऊपर जो ट्रीटी इम्पोज किया किसने, एलाइड पावर ने, वो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी था। ट्रीटी समझते हो ना, जब भी कोई हार जाता है तो उसके ऊपर कुछ बंदिश होता है, लगता है। तो अब जो खलीफा सिस्टम था पहले, खलीफा मतलब क्या कि स्पिरिचुअल लीडर, नहीं पूरा दुनिया में जितना मुसलमान होगा वो अपने आप को कनेक्ट करेगा उस स्पिरिचुअल लीडर से, कि हमारा जैसे अभी मक्का मदीना से कनेक्ट करता है ना मुसलमान लोग सब, भले वो इंडिया में रहता है मक्का मदीना का बात करता है ना, क्योंकि स्पिरिचुअल लैंड है वो मुस्लिम के लिए। उसी तरह खलीफा सिस्टम हुआ करता था पहले, कि जो स्पिरिचुअल लीडर है मुस्लिम का पूरा दुनिया में, वो टर्की में था। मैं ये व्यवस्था पूरा खत्म कर दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो जो मुस्लिम चाहे भारत में हो या कहीं पे भी मुस्लिम हो, प्रदर्शन होगा ना, जैसे ये बांग्लादेश में जो इशू हो रहा है, तो हिंदू पूरा वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए बांग्लादेश में हिंदू लोग का। बिल्कुल देखो, तो जो खलीफा का कंट्रोल था मुस्लिम के ऊपर, उसी चीज़ को लेकर बोले थे कि रिटेन करिए। आपने जो ख़त्म कर दिया खलीफा, नो खलीफा चाहिए हमें, नंबर 1। दूसरी बात है, बताओ खलीफा को एक लैंड दीजिए, सफिशिएंट लैंड दीजिए उसको, ठीक है आपने जीत लिया। अब ये लोग क्या क्या टर्की को बांट दिया, क्योंकि ये विक्टर पावर है, ये सब जो एलाइड पावर है वो विक्टर है, वो जीत गया, तो टर्की को अपने हिसाब से रीअरेंज कर देगा, फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी ला देगा, बात समझे ना। तो यहाँ पे लोग का जो मुसलमान जो लोग हैं उनका मांग है कि नो, कम से कम खलीफा को आप सफिशिएंट लैंड दीजिए, रीअरेंज करिए, कोई बात नहीं आप जीते हैं, मगर फिर भी एक सफिशिएंट लैंड दीजिए ताकि खलीफा वाला पद वो आगे भी कंटिन्यू रहे, ये मांगता हूँ। और ये तो तुम लोग जान ही रहे हो, खलीफा को पावर से हटा दिया गया, टर्की का टेरिटोरी देखो बांट लिया गया एलाइड पावर के बीच में, और टीटी ने क्या किया, पूरा ऑटोमन एम्पायर को ही खत्म हो, वही ऑटोमन एम्पायर जो बेजेंटाइन एम्पायर को कंप्लीट खत्म करके आया था 1453 में। अब ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया यहाँ पे। तो मुस्लिम जो है पूरा दुनिया भर का मुस्लिम में आएगा ना आक्रोश, और यहाँ पे खिलाफत इशू, खिलाफत मूवमेंट इसलिए होगा। तो इंडियन पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है खिलाफत मूवमेंट का, किससे लेना देना है, खिलाफत इशूज से। आया समझ में। देखो एलाइड डिफीटेड सेंट्रल पावर और हार्श ट्रीटी कर दिया, वही ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, समझ रहे हो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वर्साइल्स जगह का नाम है, ऑस्ट्रिया में होगा, समझे ना। 1919 में वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है, उससे खलीफा वाला व्यवस्था खत्म कर दिया। तो जो खलीफा मूवमेंट है वो बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में लॉन्च किया गया, और ये इस तरह पूरा दुनिया में देखो तो पैन इस्लामिक मूवमेंट बन के खड़ा हुआ। अब भारत भी एक्सेप्शनल नहीं है, भारत में भी मुसलमान लोग अंग्रेज से गुजारिश करें कि नो प्लीज़ दे दीजिए, वो मेरा स्पिरिचुअल लीडर है, वो खलीफा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए, स्पिरिचुअल लीडर है, इंपॉर्टेंट है, उसको पद कैरी करने दीजिए। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो शुरू में क्या था कि ये भी देखो मॉडरेट स्ट्रेटेजी अपनाया है खिलाफत मूवमेंट, और फिर बाद में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका भी अपनाया है, मिलिटेंट तरीका भी अपनाया है। पहले देखो पैसिव एजिटेशन, वही ट्रिपल पी, पिटिशन, पेयर, प्रोटेस्ट, ये कर रहे थे, जैसे मॉडरेट कर रहा था ना उस तरह। देखो 1919 में खिलाफत कमेटी बना बच्चे लोग, हाँ बॉम्बे में बना, उसमें अली ब्रदर्स थे, वही शौकत अली और मोहम्मद अली, और भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे इसमें, और भी मेंबर्स थे, जैसे अजमल खान हो गए, मौलाना आज़ाद साहब, वही मौलाना आज़ाद साहब जो बाद में जाके जब भारत आज़ाद होता है तो एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, और हसरत मोहानी, ये सब बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने खिलाफत कमेटी बनाया था, बात समझे ना, टू फोर्स, ताकि ब्रिटिश क्या करे, अपना एटीट्यूड चेंज करे टर्की को लेके आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार।
बहुत सारे मीटिंग्स हुआ, डिप्यूटेशन हुआ, नहीं कि सब लोग गए भी। डिप्यूटेशन मतलब क्या, भेजा गया लोगों को कहाँ पे, ब्रिटिश से मिलने के लिए। जैसे शिमला डिप्यूटेशन हुआ था ना जी, तो खिलाफत डिप्यूटेशन भी हुआ, लोग गए मिलने के लिए, ब्रिटिश को समझाने के लिए। हाँ, पिटीशन भेजा गया मगर कुछ रिजल्ट नहीं आया इसका। तो कहने का मतलब क्या है कि अब खिलाफत कमेटी भी अपना स्ट्रेटेजी को चेंज करेगा, क्योंकि उसे कुछ नहीं हुआ। अब देखो मिलिटेंट ट्रेंड आ रहा है उसमें कि मार धाड़ से लेंगे जी, है ना। ऑल स्टॉप कॉपरेशन, अब ब्रिटिश को कॉपरेट ही नहीं करना है, समझे। जब तक टर्की को राहत नहीं देगा, जब तक टर्की को पीस नहीं देगा, पीस टर्म नहीं देगा, तब तक हम ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करेंगे। और क्या होता है कॉपरेट करने का मतलब, मान लो कि मुसलमान कोई काम कर रहा है वहाँ पे, जज बन के काम कर रहा है, या प्रोफेसर है, या टीचर है, विद्यार्थी है, वो भी काम कर रहा है, सब बंद कर देगा। दैट इज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन। बात समझे। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस नवंबर 1919 में रखा गया और कहा गया कि जितने भी फॉरेन गुड्स है, ब्रिटिश का बना हुआ गुड्स है, बॉयकॉट करो। और जान के हैरान हो जाओगे विद्यार्थी लोग कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में जो अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो और कोई नहीं, गांधी जी थे। तो सोचो गांधी जी कितने बड़े लीडर हैं कि मुसलमान का भी संगठन को लीड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट है। ये बड़ी बात है ना, ये बड़ी बात है स्टूडेंट। तो गांधी जी प्रेसिडेंट रहे ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का, और उनको क्या लगा कि बेस्ट मौका है हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने का। भले ही मुस्लिम दूसरे रीजन से आया हो मूवमेंट करने के लिए, और हिंदू का तो प्रॉब्लम है ही, पंजाब रॉन्ग हो गया, जो जलियांवाला मासाकार हो गया, रौलत एक्ट है ना, उसके अपोज में। तो दोनों को मर्ज किया जाए। हालांकि उस समय जो बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने अपोज किया इस चीज़ को, उसमें एक तिलक भी थे। देखो तिलक ने कहा गलत बात, ये रिलीजन वाला एंगल से पॉलिटिक्स में नहीं, ये सही नहीं है। और ऐसे भी तुम मुसलमान को ला रहे हो, बताओ, वो तो इंडिया का कोई मामला ही नहीं है, उसका तो मामला मुसलमान का है, वो इसलिए जुड़ रहा है। खिलाफत में इशू है, वो तो इंडियन कॉज से तो आना ही नहीं चाह रहा है, उसका तो रीजन कुछ और है, इसलिए तिलक जी ने अपोज किया। हालांकि तिलक जी 1 साल बाद गुजर गए, 1920 में तिलक जी का देहांत हो गया। मैं जब जिंदा थे तो उन्होंने अपोज किया, क्योंकि 1919 का टाइम है ये, बात समझो। कहा कि नो, मुस्लिम को जोड़ रहे हो, वो भी रिलीजियस इशूज से आप जोड़ रहे हो। गांधी जी को बोला गया कि रिलीजियस इशू है ना मुसलमान का, और इंडिया का रिलीजियस इशू नहीं है, हिंदू का रिलीजियस इशू नहीं है। क्यों? हिंदू किस लिए करना चाहता है एनसीएम? हाँ, किस लिए करना चाहता है? जलियांवाला मासाकर के वजह से, रौलत एक्ट की वजह से। तो इसलिए रिलीजन वाला एंगल मत लाओ। और स्केप्टिकल था कि सत्याग्रह ये गलत है, सत्याग्रह को ये इस तरह यूज़ नहीं किया जाए, रिलीजन वाला एंगल को इसमें नहीं जोड़ा जाए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं गांधी जी बात नहीं माने, गांधी जी बोले कि नो, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिल सकता है। हम किस तरह हिंदू मुस्लिम को जोड़ना है, जब तक हिंदू मुस्लिम साथ नहीं आएगा तब तक आज़ादी नहीं मिल सकता है ब्रिटिश से। ठीक है, गांधी जी का भी थॉट प्रोसेस सही है। हर लीडर्स तो देश के लिए ही काम करना चाह रहा है, विद्यार्थी लोग, हर लीडर ही अपने हिसाब से काम करना चाह रहा है। देखो आगे क्या हुआ। अब सब ये जितने भी कॉन्सेप्ट है सब इंपॉर्टेंट है। देखो, तो फरवरी 1920 में जॉइंट डेलीगेशन, यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही लीडर्स लोग गए वॉइसरॉय के पास। हाँ, वॉइसरॉय को बोला गया कि जो भी खिलाफत इशू है, इसका जो ग्रीवांसेस है उसको आप ठीक कर दीजिए, यानी कि टर्की के साथ पीस टर्म्स कर लीजिए, खलीफा दे दीजिए वहाँ पे। बताओ, ब्रिटिश को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, ब्रिटिश ने डिमांड ही नहीं पूरा किया। समझ रहे हो बात को ना? दोनों गए थे, हिंदू मुस्लिम लीडर दोनों गए बोलने के लिए कि जो खिलाफत इश्यूज़ है सॉर्ट आउट कर दीजिए, आप खलीफा दे दीजिए वहाँ पे। नहीं माना ब्रिटिश। फिर जून 1920 में, देखते जाओ स्टूडेंट, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ। इसका ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मतलब है जितनी ही पार्टी है भारत में, ऑल इंडिया कांग्रेस होंगे, मुस्लिम लीग होगा, और भी बहुत सारा होगा ना, सब एक साथ बैठे और इन्होंने निर्णय लिया कि स्कूल को बॉयकॉट करो, जो भी अंग्रेज का स्कूल है बॉयकॉट करो, जो भी अंग्रेज का कॉलेज है बॉयकॉट करो, जो भी अंग्रेज ने लॉ है ना, लॉ कोर्ट जो भी है सबको बॉयकॉट करो, बॉयकॉट मूवमेंट। और गांधी जी को कहा गया इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, गांधी जी आप लीड करिए, दोनों को लीड करिए आप, यानी खिलाफत इश्यूज़ को भी, एनसीएम को लीड करिए, आप अपने हिसाब से आप मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, गांधी जी को बोल दिया गया। अगस्त 1920 में बताओ खिलाफत कमेटी स्टार्टेड। देखो, खिलाफत कमेटी पहले स्टार्ट किया, एनसीएम से पहले खिलाफत स्टार्ट हुआ। इसने क्या किया? नॉन कॉपरेस कैंपेन चलाना शुरू कर दिया एंड दस मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च। तो कोई पूछेगा, भले ही देखो, भले ही एनसीएम और खिलाफत इशू एक पे आया, एक प्लेटफॉर्म पे आया, मगर खिलाफत इशू को लेकर मूवमेंट पहले स्टार्ट हुआ है। खिलाफत मूवमेंट पहले स्टार्ट हुआ एनसीएम से, अभी एनसीएम स्टार्ट नहीं हुआ है, खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया, मुसलमान लोग करना शुरू कर दिए। समझे? खिलाफत कमेटी ने स्टार्ट कर दिया है तुम्हारा नॉन कॉपरेशन कैंपेन, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट ये इशू हो चुका है। तो यूपीएससी में पूछता है, भले ही दोनों मर्ज है,
क्या पहले एनसीएम स्टार्ट हुआ कि पहले खिलाफत इशू स्टार्ट हुआ? खिलाफत खिलाफत खिलाफत, समझ गए ना? इसलिए फॉर्मली कह सकते हो कि लॉन्च कर दिया मूवमेंट। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कलकत्ता सेशन, स्पेशल सेशन है ये कलकत्ता। देखो नॉर्मली इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग दिसंबर में होता था। मैं कई बार देखो, जैसे बनारस सेशन हुआ था, तो बनारस सेशन भी तुम्हारा इमीडिएट सेशन था वो। तो कई बार कुछ ऐसा हरकत हो जाए तो इमीडिएट भी इन लोग का सेशन होता था। नॉर्मल सेशन कब होता था? इन लोग का दिसंबर में। तो उसी तरह देखो सितंबर 1920 में, ये नॉर्मल सेशन तो नहीं है, सितंबर है ये कह सकते हो कि एक स्पेशल सेशन है कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन में ये वही बोला कि एक स्पेशल सेशन है। स्पेशल सेशन का मतलब ये है कि वो नॉर्मल सेशन नहीं है, वो रखा गया बीच में। अब इसमें क्या हुआ देखो, इसमें कहा गया नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, कि स्वराज को इस्टेब्लिश करना है। अब स्वराज चाहिए, समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट चाहिए। रौलत एक्ट ख़त्म हो, पंजाब रॉन्ग जो हुआ है, जलियांवाला मासाकार हो, इसका रेमेडी मिलना चाहिए, इसका सलूशन मिलना चाहिए। ब्रिटिश कर क्या रहा है, इतना लोगों को मार दिया, अभी तक कुछ कमेटी भी बनाया, फिर भी कमेटी भी क्या है तुम्हारा, हंटर कमेटी बनाया था ना, वो भी तो आई वॉश था, वो आँख में है ना धूल झोंकने लायक था, बनाया था उसको। और उसका बोला कि वही खिलाफत रॉन्ग, और जो खिलाफत रॉन्ग, यानी कि 3 मांग है। मांग पहला क्या है, स्वराज मिलना चाहिए हमको, पंजाब में जो गलत काम हुआ है उसको लेके हमें सलूशन मिलना चाहिए, रौलत एक्ट खत्म होना चाहिए, और तीसरा क्या है तुम्हारा, वही खिलाफत इशू, क्योंकि खिलाफत इशू भी तो साथ ही है। इसमें क्या क्या है देखो, जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, बॉयकॉट करो, ठीक है। लॉ कोर्ट है ब्रिटिश का बना हुआ, बॉयकॉट करो। जस्टिस सिस्टम पंचायत से मिलेगा, इंडिया का अपना पंचायत होगा, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा जस्टिस। लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बॉयकॉट करो। याद करो मोंटागू चेम्सफोर्ड आ चुका है 1919 वाला, तो उसने बोल दिया कि डायरकी वाला व्यवस्था, बोला बंद करो, छोड़ दो, डायरकी नहीं चाहिए, नहीं जाएगा हमारे इंडियंस लोग पार्टिसिपेट करने के लिए। बात समझे, फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट करो, खादी पहनो, भारत का अपना खादी। और जितने भी टाइटल मिला है, टाइटल मिलता था ना, नाइटहुड का, केसरी हिंद का, इस तरह का टाइटल, राज बहादुर, राय बहादुर, इस तरह का टाइटल जो था, सब लौटा दो ब्रिटिश को, नहीं चाहिए ब्रिटिश का कुछ भी चीज़। तो इस तरह का चीज़ कलकत्ता सेशन में प्रोग्राम पास किया गया, रेजुलेशन पास किया गया। अब यहाँ समझो, हाँ, तो यहाँ पे देखो खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोग्राम देखो नेगेटिव प्रोग्राम का मतलब कि ये सब नहीं करेंगे, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव प्रोग्राम। और पॉजिटिव प्रोग्राम मतलब ये सब करेंगे। तो नेगेटिव प्रोग्राम क्या था देखो, जो जैसे बताएं अभी, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, कोर्ट है ना, जितना भी जुडिशरी कोर्ट है, इलेक्शन जो होने वाला है 1919 का रिफॉर्म्स में आया था ना कि इलेक्शन होने वाला है, इंडियंस लोग को भी मौका मिलेगा, नीचे डायरकी होगा, डायरकी जान तो ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, इंडियंस को भी शामिल किया जाएगा। बोला बाइकआउट करो, इसको नहीं करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। टाइटल सरेंडर करने का बात था, जो भी ऑफिस सब दिया वो सरेंडर करने का बात था, और गवर्नमेंट का फंक्शन कुछ करना ही नहीं, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव फंक्शंस। अब पॉजिटिव फंक्शन देखो, पॉजिटिव प्रोग्राम देखो, नेशनल स्कूल अपना होगा, जैसे स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था ना विद्यार्थी लोग, याद है तुम लोग को? हाँ, कॉलेज अपना होगा भारत का, आर्बिट्रेशन कोर्ट होगा, पंचायत टाइप का कोर्ट होगा, ऑल ओवर इंडिया होगा, स्वदेशी खादी फेमस किया जाएगा, चरखा चलाया जाएगा भारत में, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम होगा, अनटचेबिलिटी और हरिजन वेलफेयर के लिए काम होगा, और महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। तो ये सब सोचे, पॉजिटिव चीज़ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट्स पॉजिटिव है नेगेटिव प्रोग्राम। आया समझ में? ये दोनों इशू है, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन, दोनों का साथ में लेके चला है यहाँ पे। ये सब चीज़ करेंगे, ये सब चीज़ नहीं करेंगे। अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है एनसीएम लॉन्च नहीं हुआ। देखो एनसीएम कब लॉन्च होता है, यहाँ पे देखो, ये नागपुर सेशन है, दिसंबर 1920 का, यहाँ से लॉन्च कर देगा, यहाँ से लॉन्च होगा। मैं जानते हो 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात, चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट हो जाएगा ना, चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट हो जाएगा, फिर मूवमेंट को रोकना पड़ेगा, वेरी बैड। देखो यहाँ पे तो कांग्रेस ने देखो, अब देखो ये तुमको मानना पड़ेगा, गांधी जी जैसे कांग्रेस प्लेटफॉर्म में आया ना, गांधी जी ने चेंज कर दिया कांग्रेस को, कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया। देखो अब यहाँ पे सोचो कि जो कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी था, प्रीवियस आइडियोलॉजी की, सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल में, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से हम स्वराज चलाएंगे, सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे। गांधी जी ने कहा नो, स्वराज होना चाहिए पीसफुल और लेजिटिमेट मीन्स से। तो कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थी लोग कि कांग्रेस जो इतना दिन से चल रहा था उसके स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, जैसे गांधी जी उस प्लेटफॉर्म में जुड़ गए। और ऐसे भी गांधी जी को ही कहा गया उस सेशन में कि गांधी जी लीड करिए, अब गांधी जी अपने हिसाब से मूवमेंट चलाएंगे। यहाँ पे देखो अब वो इसलिए लिखा गया स्टूडेंट कि कांग्रेस पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चर्ड हो गया गांधी जी के गाइडेंस में। और ये कांग्रेस जो कभी चैम्बर हॉल तक सीमित रहता था, ये कांग्रेस जो कि कभी स्ट्रीट पे नहीं उतरता था, अब देखो ये कांग्रेस क्या है, मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है, यानी कि सभी तबका के लोग कांग्रेस में जुड़ेंगे अब, थैंक्स टू गांधी जी। क्योंकि गांधी जी का
जो सोच था मास मूवमेंट बनाने का सोच था, हमने पहले ही बात किया है ये। तो पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ कांग्रेस का। देखो नागपुर सेशन, ये रियल सेशन है, ये एनुअल सेशन है। तो दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में, जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, देखो उनका नाम सी विजय राघवा चेरियार, हाँ चेरियार भी बोल सकते हो। ये तुम्हारे कौन थे, प्रेसिडेंट थे उस समय। कांग्रेस का आइडियोलॉजी चेंज हो चुका है, सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन जो पहले था अब चेंज हो गया। क्या हो गया, स्वराज चाहिए पीसफुल और लेजिटिमेट तरीके से। अब देखो पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाया गया 15 मेंबर का। क्या होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, अभी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है राहुल गांधी सबका। कांग्रेस का जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये टीम बनाया गया, काउंसिल बनाया गया, समझे, दैट इज कॉल्ड कांग्रेस वर्किंग कमेटी। 15 मेंबर होंगे। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भी बनाया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कि मान लो कि कुछ मद्रास में है, कुछ बम्बई में है, कुछ कलकत्ता में है, तो इस तरह भी तुम्हारा कमेटी बनाया कांग्रेस का। और गांधी जी, यस, गांधी जी ने क्या डिक्लेयर किया, देखो यदि ठीक से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इम्प्लीमेंट हुआ तो स्वराज क्या है, स्वराज तो 1 साल में ही मिल जाएगा। ये गांधी सोच रहे थे। ऐसा हुआ नहीं हुआ जी, समझ रहे हो ना। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि यदि ठीक से एनसीएम लॉन्च हो जाए 1 साल में ही मिल जाएगा स्वराज। हाँ, मैं तुम लोगों को नहीं लग रहा कि स्वराज का मतलब क्या है, वही स्वराज का मतलब क्या कि ब्रिटिश ऊपर रहेगा, हम लोग नीचे रूल करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में हो रहा है। हाँ, जब स्वराज नहीं देगा तब ना हम पूर्ण स्वराज का बात करेंगे। अब पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्योंकि अभी ये शब्द को लेकर खुद डिबेट है इंडिया में। जानते हो तिलक जी और उनका अलग बहुत सारा जगह पे देखे हैं कि कन्फ्लिक्ट कर रहा था, तो हाँ था, कन्फ्यूजन था कि अब देखो। तो क्या सबसे बड़ा सवाल है कि गांधी जी ने, है ना, चाहे वो उससे पहले कलकत्ता स्पेशल सेशन हो, चाहे नागपुर सेशन, नागपुर सेशन तो लॉन्च होने वाला है, तो बहुत सारे लीडर्स होगा जो सपोर्ट नहीं करेगा इसको, बोलेगा कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, क्योंकि उनका भी अपना ऑब्जेक्शन रहेगा। एग्जाम्पल देखो, एनी बेसेंट ने मना कर दिया। देखो दोज हु अपोज कांग्रेस आइडियोलॉजी एट दिस स्टेज, देखो कांग्रेस को छोड़ दिया, एनी बेसेंट ने अपोज कर दिया। बोलोगे तिलक जी गुजर चुके हैं, डेथ हो चुका है तिलक जी का, ठीक है, हाँ 1920 में ही मर गए थे तिलक जी, ठीक है। एनी बेसेंट ने अपोज किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपोज किया, बिपिन चंद्र पाल ने भी अपोज किया, जीएस खड़पड़े उसने भी अपोज किया। हाँ, कांग्रेस छोड़ दिया, बोला नो, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मील पे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके पे बिलीव करते हैं, ये तरीका गलत है मूवमेंट का, क्योंकि समझ रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही करना चाहिए। एक तो दूसरी बात ये है कि ये लोग को लग रहा था कि देखो 1919 का जब मोंटागू चेम्स फॉर्म रिफॉर्म्स आ ही गया, तो अभी इस तरह का लॉन्च करना गलत होगा, इन लोगों का थॉट प्रोसेस, क्योंकि लॉलीपॉप दे दिया ना, ब्रिटिश ने लॉलीपॉप दे दिया मोंटागू चेम्स फॉर्ट का 1919 का, तो इसलिए ये लोग कांग्रेस छोड़ दिए, एनी बेसेंट सब ये सब लोग। हाँ, एसएन बनर्जी बहुत बड़ा नाम है ना, इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन्होंने बनाया था, वही बाद में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस बना ना, स्टूडेंट याद करो। फिर 1886 में उसी में मर्ज हो गया। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या बनाए थे, इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाए थे, देखो। तो इन्होंने भी कहा कि नहीं, हम एनसीएम को सपोर्ट नहीं करते। सिमिलरली तेज बहादुर सप्रू हो गए, वीएस श्रीनिवासा शास्त्री हो गए, एमआर जायकर हो गए, ये बड़े बड़े कद के लीडर सब है। बताओ, सोचो, इतने बड़े बड़े लीडर ने क्या किया, एनसीएम को अपोज कर दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक नहीं है अभी के लिए। अब बाद में क्या किए, एसएन बनर्जी फिर जाकर दूसरा फेडरेशन बना दिए, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाए हैं, और ये खुश थे। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश ने जो दिया है, मोंटागू दिया ना, मोंटागू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स, ठीक तो है, हम वेलकम करते हैं उसका, हम मुझे ठीक लगा वो। तो ये मूवमेंट करने की क्या ज़रूरत है, और तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होना चाहिए, पीसफुल लेजिटिमेट तरीका क्या होता है। तो एम्स ऑफ वर्किंग आउट द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बीइंग ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश बाय द वेलकमिंग मोंटागू रिपोर्ट 1980, जो भी आया तुम्हारा, उसके बाद रिफॉर्म्स आ ही गया। ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बाद रिफॉर्म्स आया ना 1919 का, 1919 अभी क्या है, 20 का समय है ये। तो बोला कि जब इतना अच्छा लॉलीपॉप दे ही दिया ब्रिटिश, तो उसी पे काम करते हैं ना, काउंसिल एंट्री करते ज़्यादा बेटर है, हम एनसीएम नहीं करेंगे। तो ये यूपीएससी में पूछा जाता है सवाल कि एनसीएम को किस किस लीडर ने अपोज किया था, याद रहेगा, एसएन बनर्जी याद रहेगा, एनी बेसेंट याद रहेगा, मोहम्मद अली जिन्ना याद रहेगा, बिल्कुल। आगे देखो तो हुआ क्या इसमें। अब गांधी जी तो लॉन्च करेंगे ही करेंगे, तो गांधी जी अली ब्रदर्स के साथ, वही खिलाफत इशू का जो मांग उठा रहा था, अली ब्रदर्स साथ में जाएंगे, पूरा इंडिया में प्रचार प्रसार करेंगे। देखो, तो गांधी जी अलॉन्ग विथ अली ब्रदर का नेशन वाइड टूर करेंगे, हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग को एड्रेस करेंगे ये। और अली ब्रदर ने कॉल दे ही दिया था मुसलमान लोग को
कि भाई आर्मी से रिज़ाइन करो, क्योंकि आर्मी में बहुत गलत प्रैक्टिस हो रहा है, आर्मी पार्टिसिपेट नहीं करो, छोड़ दो, क्योंकि अंग्रेज है, सुनता नहीं है, कब से बोल रहे हैं इन लोग को। और गांधी जी ने भी कांग्रेस को कहा कि चलो यदि ये सही चलता है, एनसीएम सही चले तो सीडीएम भी कर देंगे साथ में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रेडी रहिए। गांधी जी आस्क्ड कांग्रेस टू स्टार्ट सीडीएम इफ पीपल आर रेडी, यदि लोग ठीक है, लोग सब रेडी है, यदि एनसीएम सही चलेगा तो सीडीएम भी कर देंगे। हालांकि देखो रियलिटी में सीडीएम को कितना टाइम लगा, सीडीएम दूसरा मूवमेंट बना बाद में जाकर, 1930 में सीडीएम किया गया, 1929 और 30 में किया गया, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो सीडीएम में टाइम लगा। और यहाँ तो गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहा, यदि वर्कर्स तैयार हुए, लोग तैयार हुए तो सीडीएम भी तुरंत कर देंगे, तब देखते हैं ब्रिटिश क्या करता है, क्योंकि ब्रिटिश हिल जाएगा ना ये मूवमेंट सबसे। देखो अब यहाँ पे देखो नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया, स्कूल, लॉ कोर्ट जो भी ब्रिटिश का था या फॉरेन गुड्स सबको बॉयकॉट कर दिया गया। और देखो पैरेलल पुलिस सिस्टम बना लिया गया स्टूडेंट, कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स बना लिया गया, वही एक पुलिस सिस्टम है, कांग्रेस का अपना पुलिस होगा। कॉर्प्स का मतलब क्या, पुलिस, हाँ ये अनऑफिशियल पुलिस होगा कांग्रेस के लिए। बाद में वही बात है, ब्रिटिश क्या करेगा, इसको इलीगल घोषित कर देगा। समझ पा रहे हो, तो ये सब चीज़ हुआ है। लोकल स्ट्रगल बहुत देखने को मिलेगा। देखो अब हर जगह पे अलग अलग मुद्दा, जैसे देखो मिदनापुर और गुंटूर, गुंटूर क्या है तुम्हारा आंध्र प्रदेश का जगह है, मिदनापुर कहाँ है, बंगाल का जगह है, वहाँ पे नो टैक्स कैंपेन चला कि टैक्स नहीं देंगे। अवध किसान सभा याद करो, एका मूवमेंट याद करो, है ना, सब पढ़ा चुके हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज सब में तुम लोग को। मोपला मूवमेंट याद है, मोपला, हाँ नीचे केरल वाला, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम होने वाला था, इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से उसको अलग कर दिया गया। गांधी जी गए थे ना वहाँ पे, जब गांधी जी को पता चला कि हिंदू मुस्लिम वाला विवाद हो जाएगा, इसलिए गांधी जी ने क्या किया, उस मूवमेंट से हटा दिया अपने आप को। हाँ सिख एजिटेशन जो हो रहा था ना, याद करो, महंत लोग मासाकार कर दिए, तो वही ननकाना ट्रेजिडी कहते हैं। महंत जो करप्ट थे, जो गुरुद्वारा को है ना पावर होल्ड करके रखे थे, कोई भी गिफ्ट आता था तो वो अपना ही गिफ्ट समझते थे, याद है ना। गुरुद्वारा रिफॉर्म्स भी पढ़ाए हैं तुम लोग को, निरंकारी जो हुआ था मूवमेंट सब, अकाली मूवमेंट सब हुआ था, याद करो। तो जो ननकाना जो ट्रेजेडी है उसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे थे, तो उस चीज़ को लेकर एजिटेशन, यानी कि कहने का मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म में है। बात समझे, कहीं पे नॉन टैक्स कैंपेन के रूप में है, कहीं पे वहाँ महंत करप्ट है, जैसे पंजाब हो गया तो वहाँ पे उस लेवल पे नॉन कॉपरेशन हो रहा है। कहीं पे जो हिंदू लैंडलॉर्ड है, जैसे मोपला में क्या हिंदू लैंडलॉर्ड पे अगेंस्ट ही था वो फाइट। वैगन ट्रेजेडी हो गया था जी, वैगन ट्रेजेडी मतलब एक ट्रेन के बुगी में ना बहुत सारे हिंदू को डाल के ना कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया गया, बहुत बड़ा एपिसोड हो गया था, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा रंग हुआ। तो इसलिए कोई पूछेगा कि वैगन ट्रेजेडी किस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो मोपला रेबेलियन हो। एक बार शायद यूपीएससी में पूछा भी है क्वेश्चन, तो वैगन ट्रेजेडी, ठीक है, मोबला वैगन ट्रेजेडी का मतलब क्या है कि एक बुगी में ना बहुत सारे लोग को रख के मार दिया गया और बहुत बड़ा मामला हो गया था उस समय, ठीक है। देखो इस मूवमेंट में गांधी जी को देखो, गांधी जी बताओ इतना सूट बूट में गांधी जी आए थे ना साउथ अफ्रीका से, तो गांधी जी यहाँ पे नेकेड फ़कीर बन गए। और गांधी जी क्या है, बाद में गांधी जी ने तो अपना जनेऊ भी ख़त्म कर दिया, जनेऊ भी हटा दिया और लंगोट में आ गए थे गांधी जी। तो गांधी जी का सबसे खास बात है कि गांधी जी सिंप्लिसिटी में बहुत बिलीव करते थे। देखो जब देश आपका बहुत ही पुअर है, गरीब है, उस समय तो और गरीब था, अभी से ज़्यादा गरीब था उस समय, जहाँ पे लोगों के पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, लीडर यदि सूट बूट में आए तो कैसे तुम कनेक्ट करोगे उसको, कनेक्ट कर पाओगे क्या, कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए देखो गांधी जी का वेशभूषा चेंज हो गया, गांधी जी लंगोट पहनना शुरू कर दिया, इसलिए गांधी जी को टाइटल मिला नेकेड फ़कीर, यानी कि तुम्हारा कपड़ा नहीं है, फ़कीर है, संत है वो, तभी तो महात्मा टाइटल दिया गया गांधी जी को, महान आत्मा। तो देखो गांधी जी का ये सब प्रयास है, बड़ा प्रयास है विद्यार्थी लोग। अब यहाँ देखोगे तो ये जो मूवमेंट चला है अलग अलग जगह पे किस लेवल पे चला है, जैसे राजस्थान देखोगे, केरल देखोगे, बंगाल देखोगे। पहले हम लोग राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान में ये ट्राइबल इशू और लोकल पीजेंट्स का इशू से जुड़ गया ये चीज़। हाँ अलग अलग जगह जो जो प्रॉब्लम उस हिसाब से जाएगा फिर बात। तो वहाँ पे देखो लोकल पीजेंट्स और ट्राइबल इशूज जुड़ गया। देखो हाँ विजोलिया मूवमेंट मेवाड़ में हो गया, वही राजस्थान वाला इलाका। विल ट्राइबल मूवमेंट हो गया, मोतीलाल तेजावत वो कर रहे थे, लीड कर रहे थे। मियोस हो गया अलवार में, जहाँ पे देखो पुलिस स्टेशन को अटैक किया गया, गुड़गांव में भी। तो ये सब क्या है कि अलग, हाँ गुड़गांव थोड़ा राजस्थान से अलग है, हरियाणा का साइड है, मगर राजस्थान में बहुत मूवमेंट हुआ है स्टूडेंट, समझे। राजस्थान में अपने अपने हिसाब से मूवमेंट हुआ। दूसरा देखो केरल में देखो, मालाबार रीजन जा नहीं रहे हो तुम लोग,
खिलाफत रिपब्लिक्स वेट सेटअप अंडर खिलाफत, वहाँ पे भी खिलाफत रिपब्लिक्स बनाया गया था। खिलाफत रिपब्लिक समझ रहे हो ना, मुस्लिम लोग रूल करना शुरू कर दिया एक जगह को। वहाँ पे देखो प्रेसिडेंट कौन थे, कुनामत हाजी, ताकि खिलाफत इशू को लेकर, क्योंकि मुसलमान केरल में बहुत रहते हैं उसको, क्योंकि एनसीएम और खिलाफत दोनों साथ में चल रहा था, जिसमें तुमको मुस्लिम का भी एलिमेंट दिखेगा और ये ट्राइबल सबका तो एलिमेंट दिखेगा ही दिखेगा। तो देखो मोपला ऑफ केरला, देखो इसने गोरिल्ला वारफेयर किया ना, हाँ, जो हिंदू लैंडलॉर्ड है उसका घर उड़ जलाना शुरू कर दिया। बाद में क्या हुआ, कम्युनल स्ट्रगल बन गया ये। तब क्या किया गांधी जी ने, गांधी जी हट गए इस मूवमेंट से, नहीं फिर आखिर हिंदू मुस्लिम साथ लड़ रहे हैं। एनसीएम खिलाफत क्या हिंदू मुस्लिम सब साथ ना आया है, और नीचे कोई ऐसा मूवमेंट हुआ इसका ऑफशूट जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा मैसेज आएगा ये। इसलिए उस मूवमेंट से दूर कर दिया गांधी जी अपने आप को। तो मोपला रेबेलियन बताओ कहाँ शुरू हुआ, फिर कहाँ पे एंड हुआ, वो कम्युनल ऑर्डर में जाके एंड हुआ है। तो गांधी जी हटा दिए उस मूवमेंट से, अपने आप को दूर कर दिए। दूसरा देखो बंगाल में देखो सीआर दास, बसंती देव जो सीआर दास की वाइफ है, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद उस्मान लीड किए हैं बंगाल में, समझे। यहाँ पे देखो मूवमेंट हड़ताल के रूप में, स्ट्रीट मार्च, गली गली लोग जल रहे हैं, पुलिसमैन अपना रेजिग्नेशन कर दिए, स्ट्राइक हो रहा है, रेलवे लाइन को पूरा पैरालाइज कर दिया गया, समझे ना, नो टैक्स मूवमेंट, ये सब चलना शुरू हो गया बंगाल में। अब बंगाल जानते हो, बंगाल को बहुत एक्सपीरियंस मूवमेंट को, कैसे मूवमेंट लीड किया था बंगाल को पता, समझे, शुरू से रहा है बंगाल, शुरू से एक लीडर जन्मे हैं बंगाल से। आया समझ में बच्चे लोग, ये सब एनसीएम के टाइम में हमारे कंट्री में अलग अलग हिस्सा में क्या क्या हुआ था, वही चीज़ बता रहे हैं। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या हो, ब्रिटिश किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, लाठी चार्ज करेगा ब्रिटिश। और ब्रिटिश इतना बदमाश है, इतना इंडिफरेंट है कि ये तीनों मांग नहीं मांगा वो, ना खिलाफत इशू को एड्रेस किया, ना औरत एक्ट खत्म किया, और ना ही जो पंजाब में गलत काम हुआ था जलियांवाला बाग, तीनों काम नहीं किया। बताओ ब्रिटिश अड़ गया था, देखते हैं। वेरी बैड ना, एटीट्यूड देख रहे हो, वेरी बैड। देखो यहाँ पे समझो, पब्लिक मीटिंग को बैन कर दिया, हाँ, क्रैक डाउन, लाठी चार्ज प्रोटेस्टर के ऊपर, वॉलंटियर को बना ना कांग्रेस का बच्चे लोग, पुलिस बना ना पैरेलल पुलिस, इलीगल घोषित कर दिया। प्रेस को देखो, प्रेस को कैप्चर कर लिया गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म कर दिया गया, स्पीच का वो जो फ्रीडम होना चाहिए बोलने का वो भी खत्म कर दिया, और अधिकतर लीडर को तो अरेस्ट करके रख लिया गांधी जी छोड़ के, क्योंकि गांधी जी को अरेस्ट करोगे तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अधिकतर बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। कोई पूछेगा कि गांधी जी कब अरेस्ट हुए थे, तो एनसीएम में नहीं हुए थे बाबू, वो सीडीएम में हुए थे गांधी जी को सीडीएम में अरेस्ट कर लिया जाता है। बताओ, लॉलीपॉप देने के लिए ले गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, और वहाँ से गांधी जी जैसे धरती पर आए, भारत की धरती पर गिरफ्तार करके डाल दिया गया अंदर, वेरी बैड। मगर एनसीएम के टाइम में गिरफ्तार नहीं किया गया। कोई पूछेगा क्या चंपारण में गिरफ्तार किया गया गांधी जी को, नहीं किया गया वहाँ पर भी। वहाँ तो गांधी जी को इनफैक्ट कमेटी का मेंबर बना दिया गया, और 3 कटिया सिस्टम से लड़ने के लिए, और कंपनसेशन हुआ ना 25% फिर से किसानों को मिला वापस पैसा यूरोपियन प्लांटर्स से। तो गांधी जी छोड़ के बाकी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। देखो बच्चे, लास्ट पेज है, बताओ, गांधी जी वॉज नाउ अंडर द प्रेशर फ्रॉम द कांग्रेस रैंक एंड फाइल टू स्टार्ट। अब बताओ, ऊपर से प्रेशर हो रहा है। गांधी जी बोले ना कि यदि सब लोग तैयार है तो सीडीएम भी लॉन्च कर देंगे। गांधी जी सीडीएम लॉन्च करने जा रहे थे, मगर क्या हुआ बच्चे लोग, चौरी चौरा इंसिडेंट। देखो यहाँ समझो, दिसंबर 1921 हो चुका है, एनुअल सेशन चलने वाला है, इसमें जो रहेंगे प्रेसिडेंट, जो कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद सेशन, अहमदाबाद में हुआ था, अभी कह सकते हो गुजरात, उस समय तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर ही आएगा वो। हकीम अजमल खान, हालांकि ये भी गांधी जी से खुश नहीं थे, बाद में ये भी निकल जाएगा, ये प्रेसिडेंट थे। हाँ, हालांकि उसमें सीआर दास रहने वाले थे, एक्चुअल में सीआर दास यहाँ पे प्रोसीड करने वाले थे प्रेसिडेंट, मगर सीआर दास उस समय जेल में थे, इसलिए सीआर दास नहीं प्रेसिडेंट बने, ये प्रेसिडेंट बने। आ रहा है समझ में ना। अब देखो, गांधी जी को सोल अथॉरिटी दिया गया कि जो करना है आप करिए। गांधी जी वॉज मेड सोल अथॉरिटी ऑन द इशू, जो करना है, जिस तरह मूवमेंट आगे ले जाना आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी बडौली, वही बडौली याद है ना, बडौली सत्याग्रह जहाँ पे हुआ था गुजरात का, गांधी जी बडौली फरवरी 1, 1922 में गांधी जी क्या बोलते हैं कि यदि पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज नहीं किया गया, बहुत अरेस्ट कर लिया गया ना सीडीएम के टाइम में, पॉलिटिकल प्रिजनर को डाल दिया गया ना जेल में, पूरा आप बोला कि यदि रिलीज नहीं करोगे तो हम सीडीएम लॉन्च कर देंगे। जाओ, यदि प्रेस का कंट्रोल यदि नहीं छोड़ोगे, यानी कि पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया ना प्रेस को, स्पीच खत्म कर दिया ना, हाँ, लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं। गांधी जी बोले कि यदि प्रेस के ऊपर जो नियंत्रण किए हो उसको आपको हटाना होगा,
दूसरा बात है, जितना भी इनोसेंट पॉलिटिकल प्रिजनर, बड़े बड़े लीडर को पकड़ के आप रख लिए हो, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जो केवल मांग कर रहे हैं कि उसको आज़ादी चाहिए, उसको पकड़ कर रख लिया तुम लोग। सब पीसफुल लोग सब थे। इसको छोड़ो, प्रेस को ख़त्म करो, कंट्रोल जो प्रेस के ऊपर के ख़त्म करो, अन्यथा सीडीएम कर देंगे। मगर जानते को नीति को कुछ और पसंद है। 1 तारीख को अनाउंसमेंट किए, अब 5 तारीख को बहुत बड़ा हादसा हो गया, चौड़ी चौरा इंसिडेंट, जिसे गांधी जी को विड्रॉ करना पड़ा मूवमेंट। अब ये चौड़ी चौरा इंसिडेंट क्या है तो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ तुम लोग को। हाँ, मूवमेंट तो हार्डली तैयार हुआ था, जस्ट रंग दिखाना शुरू किया था, मैं बंद करना पड़ा। मतलब पार्टी तो शुरू हुआ था, अब पार्टी शुरू होते ही बंद हो गया। समझ रहे हो ना, एब्रप्ट एंड हुआ। तो तुम्हारे मन में सवाल उठना चाहिए कि ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था कि जिसकी वजह से इतना बड़ा मूवमेंट को अचानक रोक देना पड़ा। सवाल उठेगा ना मन में। देखो चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट, बच्चे लोग देखो यहाँ पे, समझो बात को। फरवरी 5, 1922 को क्या हुआ? चौड़ी चौरा गोरखपुर का एक जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश का। पीपल लोग यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे, वही एनसीएम का कैंपेनिंग कर रहे थे। यहाँ पे कैंपेनिंग क्या चला कि लिक्विड सेल नहीं होना, दारू का नहीं होना चाहिए सेल यहाँ पे, समझे। और ये जो इन्फ्लेशन है, बहुत हाई फूड प्राइजेस, इसको लेके धरना प्रदर्शन हो रहा था, कैंपेनिंग हो रहा था। मगर पुलिस देखो, पुलिस ने लीडर को पीटना शुरू कर दिया, ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर को पीटना शुरू कर दिया, बड़े बड़े लोग को ओपन फायर कर दिया क्राउड के ऊपर। क्राउड भड़क जाएगा ना, ओपन फायर कर रहे हो, बताओ कितने लोग मरेंगे? जब भीड़ का कोई चेहरा थोड़ी होता है, गोली मार दोगे तो और आक्रोशित हो जाएगा। इससे पुलिस और पीपल के बीच में झड़प हो गया। आगे देखो क्या हुआ उसका रिजल्ट। जो गुस्सेल जो क्राउड थे, जो मॉब कह सकते हो तुम लोग, आप उसने पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिंदा पुलिसमैन को जला दिया गया। और जो पुलिसमैन जो बाहर भाग रहा था उसको पकड़ के अंदर डाल के जला दिया गया, जैसे अभी हुआ ना बांग्लादेश में। 24 अवामी लीग के जो लोग थे, लीडर्स थे, शेख हसीना के जो टीम मेंबर थे, सब 24 को जला दिया गया आग में। वही इंसिडेंट है ये, ठीक है। जो the agitated crowd burned the police system with policemen inside who had take shelter। डर से जो छुप के बैठे हुए थे पुलिस स्टेशन के अंदर, जला दिया। और जो भागना चाह रहे थे उसको अंदर डाल के जला दिया। 22 पुलिसमैन वर किल्ड। ऑफिशियल रिपोर्ट कितना है कि 22 पुलिसमैन मरे थे उस समय। गांधी जी खुश नहीं थे, क्योंकि गांधी जी का मूवमेंट एनसीएम क्या था? नॉन वायलेंट। तो गांधी जी को लगा कि बहुत बड़ा ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्रिटिश और सप्रेस कर देगा मूवमेंट को। ब्रिटिश सप्रेस करे उससे पहले ही मूवमेंट खत्म करो। अच्छा, एनसीएम शुरू हुआ, बहुत बढ़िया चल रहा था। देखो 1 साल चला ना ठीक से। बच्चे लोग दिसंबर, समझ रहे हो, दिसंबर 1921 को फॉर्मली तैयार हुआ ये, है ना। अच्छा, कब हुआ था बताओ तो, कब हुआ? 1921 को हुआ कि 1920 को हुआ? ये 20 को, हाँ 1920 का दिसंबर में तय हुआ। 1 साल बढ़िया चला, यानी कह सकते हो 21 पूरा गया, 22 यानी कि ये कह सकते हो कि 1.5 साल के अंदर ही खत्म हो गया ये मूवमेंट, कह सकते हो ना। फरवरी 5 तारीख जाते जाते वहाँ चौड़ी चौरा हुआ, बंद कर दिया गांधी जी ने। अब मेरा सवाल तुम लोग से ये है कि जितने बड़े बड़े लीडर्स होंगे, उसमें एक से एक लीडर होंगे, क्या सभी लोग खुश होंगे गांधी जी से कि अब तो ये फल देने वाला था ये मूवमेंट? इतना मेहनत कर रहे थे लोग सब, और अचानक आपने बंद कर दिया। तो यहीं पे प्रो चेंजर और स्वराजिस्ट वाले, वही प्रो चेंजर मतलब स्वराजिस्ट है, नो चेंजर और प्रो चेंजर वाला चीज़ आ जाएगा कांग्रेस के अंदर। कई लोग बोलेंगे गांधी जी का तरीका ठीक नहीं है, कैसे मूवमेंट बंद कर दिया अचानक? ये मूवमेंट आगे और जाना चाहिए, तब तक जब तक स्वराज ना मिल जाए तब तक ये मूवमेंट कैरी होना चाहिए। ये अब देखो यहाँ पे तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बडौली में, है ना, यहाँ पे क्या वो ये लोग गांधी जी का ही विचार रहेगा ज़्यादातर, बोले कि जितना भी एक्टिविटी हो रहा है सबको बंद करो। और अब क्या करना है? डेट लीड टू द ब्रेकिंग ऑफ लॉ एंड गो डाउन टू द, आप कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है। देखो गांधी जी का मानता यही है, गांधी जी मूवमेंट भी किए, फिर मूवमेंट को ठप करके कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब क्या? खादी चलाना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, अनटचेबल जो है उनका सशक्तिकरण करना, दलित लोगों का सशक्तिकरण करना, दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव वर्क। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क देखो वही बात है, खादी को पॉपुलर बनाना, नेशनल स्कूल पे काम करना, है ना। हाँ, कैंपेनिंग फॉर टेम्परेचर, यदि रहो अच्छे से, टेम्परेचर का मतलब क्या है कि अपना बिहेवियर एटीट्यूड सही रखो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, ये सब क्या है? तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव वर्क है। हाँ, मैं यहाँ पे देखो बच्चे लोग, बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे सी आर दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, उन्होंने कहा कि नो, ये गलत बात है, इस तरह मूवमेंट आपको विड्रॉ नहीं करना चाहिए। निराश हो गए ये लोग निराश हो गए। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे लीडर्स होंगे जो कहेंगे कि नहीं, गांधी जी ने सही किया, क्योंकि यदि मूवमेंट वायलेंट हो जाए
तो कुछ रिजल्ट नहीं होगा उसका। देखो यहाँ पे समझो, अब बच्चे लोग यहाँ पे समझो क्या हुआ। गांधी जी यहाँ पे भी अरेस्ट हुए हैं आफ्टर, उस समय नहीं। अब देखो यहाँ समझो, मार्च 1922, बात समझो क्या बोल रहे हैं। मार्च 1922 जो चौरी चौरा इंसिडेंट हो चुका है, 1 महीना हो गया ना, मार्च के टाइम में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और गांधी जी को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। यानी कि एनसीएम के टाइम में भी हुए थे, मगर शुरुआत के टाइम में नहीं हुए थे बच्चे लोग। शुरुआत यानी कि जब एनसीएम ड्रॉप हो गया, बात समझ रहे हो ना, एनसीएम ड्रॉप हो गया तब गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया था। आर यू गेटिंग मी? सीडीएम में तो किया ही गया, मैं अपने आप को रेक्टिफाई कर रहा हूँ। बात समझो यहाँ पे मैंने क्या कहा। देखो मूवमेंट के टाइम में इनको अरेस्ट नहीं किया गया, मूवमेंट जब खत्म हो गया तब इनको अरेस्ट कर लिया गया, 6 साल के लिए भेज दिया गया जेल। एंड ही मेड द ओकेजन मेमोरेबल बाय, बहुत सुंदर स्पीच दिया है इन्होंने। आई एम हियर देयरफॉर टू इन्वाइट एंड सबमिट केयरफुली टू द हाइस्ट पेनल्टी दैट कैन बी इन्फ्लिक्टेड अपॉन मी फॉर व्हाट इन लॉ इज डेलिबरेट क्राइम एंड व्हाट अपेयर्स टू माइट बी द हाइस्ट ड्यूटी ऑफ सिटीजन। बताओ कितना बड़ा बात बोल दिए इन्होंने। कहा कि लॉ के हिसाब से हम क्राइम किए हैं, मगर सिटीजन के हिसाब से देखिएगा तो मैंने अभी तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ ड्यूटी दिया है एज अ सिटीजन के रूप में। पकड़ो क्या दिक्कत है, बहुत सुंदर ना। एज अ सिटीजन देखोगे तो मैंने हाईएस्ट ड्यूटी किया अपने कंट्री के लिए। अब क्राइम आपको लॉ के हिसाब से क्राइम लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी गांधी जी है, कितना बार जेल जाएंगे, कितना बार जेल से निकलेंगे, क्या लगता है 6 साल तक ही जेल में रहेंगे? नो, निकाल दिया जाएगा इनको, डोंट वरी। अब देखो सवाल ये उठता है गांधी जी ने क्यों अचानक ये बंद करवा दिया, है ना। तो देखो मूवमेंट वायलेंट हो चुका था और लग रहा था कि मूवमेंट थक गया है, फैटिक। जानते हो ना कि जो फास्ट ट्रैक का मूवमेंट होता है वो लंबा समय तक नहीं चलता है, लोग थक जाते हैं, लोग थकने के बाद फिर घर पे निराश हो जाएंगे ना। तो मूवमेंट थकने की स्थिति में था और ऐसे भी मास जो मूवमेंट होता है हाई पिच में लंबा समय तक सस्टेन नहीं कर सकता है। स्वदेशी भी देखे थे, बाद में लीडरलेस की वजह से कितना दिक्कत हो गया। हाँ, और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट जो था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना कुछ हो गया, लगभग 1 साल प्लस चला ना मूवमेंट, उसके बाद भी सरकार नहीं झुकी ब्रिटिश। इसका मतलब क्या, आगे झुकने वाला नहीं है वो। यानी कि क्लियर दिख रहा था कि ब्रिटिश भी ना ही खिलाफत इशू पे काम करने जा रहा है वो, ना ही वो पंजाब रॉन्ग पे काम करने जा रहा है वो, और ना ही रोड एक्ट खत्म करने जा रहा है वो। दिख गया ब्रिटिश का, यदि ब्रिटिश को देना होता तो पहले दे देता वो। तो गांधी जी को ये समझ में आ गया। तो गांधी जी को लगा कि पीपल अभी भी ठीक से नहीं समझे हैं नॉन वायलेंस सत्याग्रह प्रोसेस, और इस तरह का चौरी चौरा इंसिडेंट होगा इस तरह का, तो कहीं ना कहीं वायलेंट मूवमेंट होगा। अब वायलेंट मूवमेंट को दबाना बहुत ईजी है सरकार के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बोल के आर्मी लगा के तब जाएगा तुरंत। तो ऐसा मौका ही क्यों दें हम। तो देखो जैसे ही एनसीएम का सस्पेंशन हुआ, खिलाफत इशू भी क्या इरेलेवेंट हो गया, मुस्लिम लोग बैक। अब मुस्लिम लोग नहीं जुड़ने वाले हैं नेक्स्ट फेज में, हो गया। ये तुमको लास्ट कॉपरेशन दिखेगा हिंदू और मुस्लिम का किसी मूवमेंट पे। इसके बाद तो कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है जहाँ पे मुसलमान बराबर सहयोग किया हो हिंदू के साथ। मैं मुस्लिम खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं डेटा बता रहा हूँ तुम लोग को। क्योंकि अब खिलाफत क्या है, खिलाफत इशू इरेलेवेंट हो गया। एक तो इरेलेवेंट इसलिए भी हो गया क्योंकि वहाँ पे कुछ हुआ है टर्की में, नंबर 1 ये। और दूसरी बात है कि ब्रिटिश नहीं झुकने वाला है, ब्रिटिश को मतलब ही नहीं है पंजाब रॉन्ग से। और खिलाफत इशू भी रॉन्ग हो गया, खिलाफत इशू भी क्या हो गया, इरेलेवेंट हो गया। कैसे इरेलेवेंट हुआ देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे। द मूवमेंट डाइड इन अ यूनिक फैशन व्हेन यंग टर्क्स, देखो जो यंग थे वहाँ के, लेड बाय मुस्तफ़ा कमल पाशा, डिस्पोज द खलीफा। बताओ खलीफा को वहाँ के लोगों ने ख़त्म कर दिया। जब टर्की का जो लोग है वही खलीफा को ख़त्म कर दिए, तो यहाँ का मुसलमान बोलते रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा। जब वहीं का मुसलमान यंग टर्क्स ने खलीफा वाला व्यवस्था ख़त्म कर दिया, तो काय झूठों का चिल्लाना पूरा वर्ल्ड में। नंबर 1 इंडियन मुस्लिम देखो जो फाइट कर रहा था टर्किश खलीफा को लेके, जबकि टर्किश मुस्लिम ने ही खलीफा ख़त्म कर दिया, तो फाइट तो बेकार ही है। जब टर्किश मुस्लिम ने ही खलीफा वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, वहाँ पर डेमोक्रेसी ले आया, तो यहाँ का मुस्लिम लोग चिल्लाते रहेगा क्या होगा बताओ जरा, कोई फायदा नहीं। यदि वहाँ का टर्किश मुस्लिम भी बोलता है कि नो खलीफा चाहिए खलीफा चाहिए खलीफा चाहिए, तो बात अलग था। बात समझ रहे हो ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि अभी बांग्लादेश में हिंदू के साथ गलत हो रहा है ना, और यहाँ जो हमारे इंडिया में हिंदू बैठे हैं उनको कोई मतलब ही नहीं है, तो इरेलेवेंट हो गया बात। फिर वही चीज़ हुआ है, बात समझे। लेटर देखो टर्की क्या किया गया, सेकुलर स्टेट बना दिया गया, हर धर्म का आदमी लोग रह सकता है। जो यूरोपियन स्टाइल है लीगल सिस्टम वही अडॉप्ट कर दिया गया, डेमोक्रेसी वाला सिस्टम सब। खलीफा खत्म, खलीफा लीगली खत्म हो गया वहाँ पे। तो अब मुस्लिम लोग यहाँ क्यों चिल्लाएगा इंडिया में, तो एक तो खिलाफत इशू इरेलेवेंट हो गया ना, अब मुस्लिम सब भी अब निकल जाएगा मोमेंट्स।
बात समझ रहे हो? तो गांधी जी को लगा कि आगे मुस्लिम को कैरी करना मुश्किल है, क्योंकि खिलाफत इशू वहाँ कंप्लीट, यहाँ मूवमेंट से वो किसके लिए लड़ेगा। यहाँ पे देखो, हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा क्या सिचुएशन हुआ कि लोग सब इतना उमड़ गए, एनसीए में पार्टिसिपेट कर लिए। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जानते हो कि भारत में कंडीशन खराब है ना, इन्फ्लेशन सब हुआ बहुत सारा। देखो इंडस्ट्री इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, एफडीआई सब देखो, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ का संपत्ति सब खरीदा जा रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि बेचा जा रहा है, यानी कि कब बेचा जाता है, जब आपका स्थिति बहुत खराब रहता है, वही डिसइन्वेस्टमेंट। जान रहे हो स्टूडेंट? हाँ, वर्कर और देखो आर्टिसन देखो, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पेजेंट्री देखो, हाई टैक्सेस, पॉवर्टी, और जो पढ़ा लिखा जो यूथ है उसके लिए कोई जॉब नहीं है और रेसिज्म है। तो यानी कि सब तबका लोग खुश नहीं है। जब खुश नहीं है और मूवमेंट आएगा तो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा ना लोग सब। हाँ, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे देखो जो मास मूवमेंट हुआ है, मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट, देखो मिडिल क्लास देखो बच्चे लोग, मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास, पीजेंट क्लास, स्टूडेंट, नीचे देखो वुमेन, लॉयर, मुस्लिम, सब ने पार्टिसिपेट किया है। इसलिए कहते हैं कि ये मास मूवमेंट है। तो देखते हैं मिडिल क्लास ने कैसे सपोर्ट किया। शुरू में सपोर्ट किया, मगर बाद में जैसे गांधी जी ने कहा ना कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ देना है, आपको टाइटल लौटा देना है, तो बाद में ऐसा नहीं किया। ये लोग बोला गवर्नमेंट जॉब छोड़ देंगे तो हमारा ही नुकसान है, टाइटल लौटा देंगे तो हमारा ही नुकसान है। तो बाद में मिडिल क्लास वाले लोग भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए। तो वही बोल रहा है, न्यू कॉमर जैसे राजेंद्र प्रसाद बिहार में हो गए, वल्लभ भाई पटेल गुजरात में हो गए, इनको लगा कि ये सही है, एनसीएम सही है। मगर देखो वहाँ पे गांधी जी का आह्वान जो था, बच्चे लोग वो कह सकते हो कि पूरा शुरू में सपोर्ट किया गया, मगर बाद में मिडिल क्लास भी गांधी जी का बात को नहीं माना। हाँ, मगर उस टाइम में देखो बड़े बड़े लीडर सब क्रिएट हुए थे। जैसे देखो गुजरात में वल्लभ भाई पटेल बरडोली सत्याग्रह में बहुत फेमस हो गए थे, जानते हो तुम लोग। राजेंद्र प्रसाद बिहार में है ना, तो इनको लगा कि ये सही है, इनको लगा कि एनसीएम बहुत सही है, टेररिज्म वाला ठीक नहीं है, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म वाला चीज़ सही नहीं है। दूसरा देखो बिजनेस क्लास ने देखो, बिजनेस क्लास ने कहा कि चलो ठीक है हम सपोर्ट करते हैं, अधिकतर बिजनेस क्लास ने, कि चलो ठीक है स्वदेशी का यूज़ होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। मगर जो बड़े बड़े बिजनेस थे, बिजनेस क्लास, उसने सपोर्ट नहीं किया। बड़े बड़े बिजनेस क्यों? तो उसको लगा कि यदि हम सपोर्ट करेंगे तो फिर वर्कर लोग भी स्ट्राइक करेगा, जब वर्कर लोग स्ट्राइक करेगा तो हमारा इकोनॉमी तो बर्बाद हो जाएगा। जो कैपिटलिस्ट क्लास रहेगा वो क्या सोचेगा कि हमेशा वर्कर उसके पास रहे, यदि वही वर्कर लोग पार्टिसिपेट करेगा मूवमेंट में तो उसका ठप हो जाएगा ना। इसलिए बिग बिजनेसमैन थोड़ा सा डाउटेड थे। पीजेंट देखो, पीजेंट का पार्टिसिपेशन तुमको बहुत दिखेगा। हाँ, कंपोनेंट नॉट जस्ट ब्रिटिश बट ऑल्सो द इंडियन मास। बताओ, अब ब्रिटिश को लेकर तो विरोध हुआ ही था, मगर जो हिंदू लैंडलॉर्ड सब था, जो इंडियन लैंड, उसके विरोध में भी बात था। देखो जैसे ट्रेडर्स हो गया, ये सब स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। देखो ना, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जमीला क्या है तुम्हारा, जमीला मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। तो विद्यार्थी लोग कड़क तरीके से एकदम बहुत ही फुल हार्ट से पार्टिसिपेट किया है इस मूवमेंट में। आगे देखो, महिला देखो ना, पर्दा छोड़ दी, पर्दा खत्म, तिलक फंड, तिलक जी मर गए थे ना, बताए थे ना, अगस्त 1 1920 में तिलक जी गुजर गए। तो तिलक फंड ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि स्वराज के लिए काम हो सके। फंड समझ रहे हो ना, पैसा उठाया जा रहा है तिलक जी के नाम पे, ताकि वो पैसा यूज़ हो सके स्वराज के काम में। और दूसरी बात है, गर्ल्स लोग जितनी भी महिला सब थी वो पिकेटिंग करना शुरू कर दी। पिकेटिंग समझते हो? दुकान को घेर लेना ताकि बाकी लोग खरीद ना सके उस दुकान में, बॉयकॉट करना एक तरफ से। लॉयर देखो, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, इस तरह का बहुत सारे लोग सब अपना लीगल प्रोफेशन त्याग दिए कि हम नहीं करेंगे, लॉयर वाला काम नहीं करेंगे। मुस्लिम देखो, मुस्लिम का भी पार्टिसिपेशन रहा है, अर्बन मुस्लिम्स है ना वहाँ पे, जानते हो कॉमनलाइज पॉलिटिक्स भी हुआ। बाद में जानते हो मुसलमान लोग निकल गए, खिलाफत इशू कंप्लीट हुआ तो लीडर्स फिर मत जो देखो दिक्कत क्या है पता है, मुस्लिम को जोड़ा तो गया, मगर मुस्लिम को जो जोड़ा गया रिलीजियस कॉज से जोड़ा गया। यही तिलक जी बोल रहे थे, रिलीजियस कॉज से मत जुड़ो, मगर गांधी जी बोले कि नो, बेस्ट मौका है, जोड़ देते हैं। मगर जब रिलीजियस कॉज खत्म हो गया तो वो लोग भी हट गए नीचे। दैट इज़ अ बिग डिसएडवांटेज। अब देखो आचार्य नरेंद्र देव, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, देखो सुभाष चंद्र बोस प्रिंसिपल बन गए थे नेशनल कॉलेज एट कलकत्ता के। तो हमारे भारतीय भी कॉलेज सबको, स्कूल सबको लीड कर रहे थे इस टाइम में, तो कहेंगे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। अब बच्चे लोग ये देखो, अब जितना भी हुआ एनसीएम, इसको भी हम लोग 4 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज़ देखो दिसंबर में हुआ था, तो दिसंबर छोड़ दो, जनवरी, क्योंकि जानते हो कि लास्ट दिसंबर में होता था, नागपुर सेशन बड़ा लास्ट दिसंबर ना, 30 तारीख इस तरह होता था। जनवरी से लेकर मार्च तक पहला फेज़ चला। इसमें क्या क्या हुआ, स्कूल को बॉयकॉट किया गया, कॉलेज को बॉयकॉट किया गया, समझे ना।
हाँ, कोर्ट भी बॉयकॉट हुआ, लॉयर्स सब जो इंडियन लॉयर्स थे बॉयकॉट कर दिया ना, नंबर 1। नंबर 2 देखो फेज़ 2 अप्रैल से लेके जून तक हुआ है। उसमें देखो तिलक स्वराज फंड को लेकर काम किया ना, क्योंकि जान रहे हो ना 1920 में तिलक जी मर चुके हैं 1 अगस्त में, तो तिलक फंड पे काम हुआ। इसमें देखो कांग्रेस में और भी कॉमन पीपल भी जुड़े कांग्रेस प्लेटफॉर्म में। देखो गांधी जी ने चेंज किया ना कांग्रेस को मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। हाँ, चरखा चलाना शुरू कर दिया देखो गांधी जी वहाँ पे, और भी लोग सब लीडर चला रहे हैं। थर्ड फेज देखो जुलाई से लेकर नवंबर तक, इसमें क्या कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। ये सिलसिलेवार तरीके से हुआ है बच्चे लोग। ओवरऑल तो हम लोग बोल देंगे कि फॉरेन गुड्स बॉयकॉट हुआ है, मत देखो फेज है, फेज मैनर में अलग अलग काम हुआ है। वॉलंटियर बैंड्स हुआ ना, वॉलंटियर कॉप्स बने ना जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट किए। और दूसरी बात है देखो वॉलंटियर बैंड्स बने थे जिन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स, वहाँ का जो प्रिंस है ना ब्रिटेन का, जो इंडिया में आया था उसको अपोज किया था। तो इंडिया में आएगा पैसा वैसा खर्च करेगा फालतू में, दरबार टाइप का लगेगा। आगे देखो हाँ, चौरी चौरा इंसिडेंट होने से पहले का, नवंबर से लेकर फरवरी 1922 तक, इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें क्या बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से ब्रिटिश को झुकाने का बात था, अपने घुटने पे लाने का बात था। इसमें पीपल बहुत रेबेलियस हो गए थे कि अब नहीं होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मिलिटेंट सेक्शंस वाले लोग भी इसमें शामिल हो गए कि अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। मैं जानते हो क्या हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, बात खत्म हो गया। बात समझे? तो देखो 5 तारीख हुआ, मगर उस समय जानते हो कि इन्फॉर्मेशन का अभाव था, मोबाइल फ़ोन सब तो होता नहीं था, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लगा कि चौरी चौरा में ऐसा हो गया। अब फाइनली 5 तारीख को हुआ ना, 5 फरवरी 1922 को हुआ चौरी चौरा, और 11 तारीख को ऑफिशियली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया। हाँ, जो भी हो विद्यार्थी लोग, जो भी हो, मैं ठीक है, आपको एक भी नहीं मिला मांग। हाँ, 3 मांग था ना, खिलाफत इशू, दूसरा क्या था पंजाब रॉन्ग, जलियांवाला मैसाकर, और रोलत एक्ट खत्म करना। कुछ भी नहीं मिला। ये तीनों डिमांड में कुछ भी डिमांड पूरा नहीं हुआ, मगर फिर भी एनसीएम को तुम कम नहीं आंक सकते हो। एनसीएम ने तुमको बहुत कुछ दिया है, कॉपरेशन दिया, कोऑर्डिनेशन दिया। देखो फर्स्ट टाइम इस लेवल पे रियल मास जुड़े, पहली बार नेशनलिज्म पहली बार रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में फैला है कि नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। अब आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले डिलिबरेटिव असेंबली थे, खाली भाषणबाजी होता था, इसमें चैम्बर तक सीमित था। देखो वो कहाँ नीचे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्शन बना ना, वॉलंटियर सब बने ना, अपोज किया गया ना, हाँ एक पुलिस सिस्टम बना ना स्टूडेंट, तो कह सकते हो कि पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस इस लेवल पे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार हुआ। हिंदू मुस्लिम का यूनिटी भी दिखा, भले ही रीजन कुछ और हुआ हो, है ना। और इसमें दिखा कि यस मासेस तैयार है सेक्रीफाइस करने के लिए, वो हार्ड किसी भी तरह का हार्डशिप अचीव करने के लिए तैयार है यदि बात कंट्री का हो। इसमें दिखा कि कॉमन मास कैन गिव सेक्रीफाइसेस फॉर द नेशन। तो वही बोला कि मूवमेंट फेल कर गया, मूवमेंट कोई डिमांड नहीं मिला, मगर उसके बाद भी ग्रेट स्टेप है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आंदोलन तैयार होने जा रहा है। तो ऐसे भी कोई मूवमेंट को आप वो नहीं कर सकते हो स्टूडेंट। देखो यहाँ पे इवोल्यूशन क्या है, कैसे देखोगे इसको, तो खिलाफत इवोल्यूशन देखो, कॉलोनियल रूल वॉज बेस्ड ऑन 2 मिथ। कॉलोनियल जो रूल था 2 मिथ पे बेस्ड था भारत में। एक क्या है कि रूल वॉज इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस, यानी कि ये लोग, ये वही वाइट मैन बर्डन बताए थे ना, वाइट लोग आया है इंडियंस को सिविलाइज करने के लिए, एक मिथ ये था। और दूसरी बात है कि ब्रिटिश रूल को कोई हिला नहीं सकता, दोनों ही खत्म, दोनों ही मिथ खत्म हो गया ना एनसीएम से। इसमें दिख गया कि ब्रिटिश जो है वो अपना लगा हुआ है, अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए। हालांकि इंडिया में तो भूमिका तैयार हो ही गया था, दादा भाई नारोजी भी ड्रेन ऑफ वेल्थ लिख दिए थे ना। और ऐसे भी जानते हो, वही बोला कि ये मिथ टूट गया, ऑपरेसिव एक्ट लेके आया, सप्रेसिव मेजर्स लेके आया, इनह्यूमन एक्शन किया, कितना डंडा तोड़ा, बड़े बड़े पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल में डाल दिया। बताओ, वो अपना अधिकार लड़ रहा है, उसको तुमने डाल दिया। इसे पता नहीं चला क्या ब्रिटिश क्या है। ये मिथ भी टूट गया कि ब्रिटिश यहाँ भलाई करने के लिए नहीं आया है, ब्रिटिश यहाँ लूटने आया, ब्रिटिश अपने इंटरेस्ट से आया। दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि हाँ हमने सत्याग्रह करके हिला दिया उसको, ब्रिटिश प्रेशर में आ गया। तो ये था ना कि ब्रिटिश कभी प्रेशर में नहीं आता, ब्रिटिश हमेशा जीतता ही रहता है। ये भी जो मिथ है टूट गया। नाउ द मास लॉस्ट फेयर ऑफ कॉलोनियल रूल। अब मास को डर नहीं है, मास फिर तैयार होगा, फिर चैलेंज करेगा। क्यों? टूट गया आपका वो डर, जो डर था कि ब्रिटिश ही हमेशा जीतेगा, ब्रिटिश जो बोलेगा, ब्रिटिश हमारे हित का, वो सब खत्म हो गया मिथ सब। अब देखो, एक बार जब आदमी कोई कर लेता है उसको ईजी होता है सेकंड बार करना, है कि नहीं बताओ। तो स्वदेशी में हुआ था तभी तो एनसीएम में हुआ। हाँ, एक बार करना मुश्किल होता है। अब मिथ जो है ब्रिटिश को लेकर सब टूट गया है। अब ब्रिटिश से डर नहीं लगेगा, ना ही उसका पुलिस सिस्टम से डर लगने वाला है लोगों को। आगे देखो, यही ना बताएं स्टूडेंट। तो अब आने वाले समय में पढ़ने वाले हो कि 1921 देखो, मोबला रेबिलियन।
पहले तो तुमको 20 से लेकर 26 बताए थे ना स्टूडेंट, फर्स्ट वाला। हाँ, और भी इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट पे जाओ, ऊपर जाओ। हाँ, ये देखो मैंने चेम्सफोर्ड का बताया था 1916 से लेकर 1921 तक का, है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, अब फिर लास्ट पेज में आ जाओ। हाँ, अब 1921 के बाद 1926 तक ये आएंगे, लॉर्ड रेडिंग आएंगे, वाइसरॉय। देखो वहाँ पे ध्यान दो, मोपलर रिविलियन हुआ ना नीचे, कम्युनिस्ट पार्टी बना था, याद करो, बनाए थे, बताए होंगे तुम लोगों को, कम्युनिस्ट पार्टी बनाए थे। कौन बनाए थे कम्युनिस्ट पार्टी, बताओ कौन थे? बहुत फेमस थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी डिमांड किया था, एम एन रॉय, वहाँ ताकसिंध में बाहर। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया ना। अब आने वाले समय में पढ़ोगे स्वराज्य पार्टी भी बनता है, अस्वराज पार्टी, ठीक है, जो चल रहा था। देखो 1923 में बात उठा ना, सिविल सर्विस का लंदन में और इंडिया में भी होना चाहिए, पेशावर कंस्पिरेसी। 1924 के देखो कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी, सब पढ़ा चुके हैं। और 25 में काकोरी ट्रेन रॉबरी, ये पढ़ा चुके हैं ना। तो इसके टाइम में भी बहुत, क्योंकि ये जो इंसिडेंट, कोई पूछेगा कि चौरी चौरा इंसिडेंट के टाइम में कौन वाइसरॉय था, तो क्या बताओगे? ये है, देखो, क्योंकि 20 में लॉन्च हुआ, दिसंबर में लॉन्च हुआ, 21 आते आते तो यही आ जाएंगे। देखो ना बच्चे लोग, देखो टाइम देखो ना, वहाँ पे सेम वही चीज़ जैसे तुम्हारा डलहौजी जो किया, डलहौजी जो भी किया उसका असर लॉर्ड कैनिंग में पड़ा था ना, बिल्कुल यहाँ पे वही है, कंप्लीटेड।